जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम अपना वो जो टेस्ट करवा रहे थे दृष्टि आईएएस का, उसमें हमने 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके आगे का प्रश्न हम आज से डिस्कस फिर से करने वाले हैं। ये एक्चुअली पार्ट 2 है। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त था, लेकिन मैं जल्द ही अब बहुत तेज़ी से वीडियो रिलीज करूँगा और उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा। ठीक है चलिए आइए हम आगे देखते हैं अब। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न से देखते हैं। यहाँ से अशोक का जो अभिलेख है उसकी लिपि क्या कहती है। एक्चुअली अशोक जो ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक तीनों लिपि में इसके शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। एक्चुअली ध्यान से, क्या अशोक से संबंधित कौन से कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला कह रहा है अशोक ने 361 बीसी में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, और दूसरा अशोक के प्रमुख अभिलेख 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। एक्चुअली जो अशोक ना वो 200 बीसी में जो है वो लड़ा था, और इसका जो 13वें बृहद शिलालेख में इसका वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में। तो इस हिसाब से 52 का आंसर होगा केवल बी सही है। बाकी ये कलिंग का युद्ध 361 में नहीं था बल्कि 200 बीसी में था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, कह रहा है मौर्य प्रशासन में जो गोप है उसका क्या मतलब है। एक्चुअली गोप जो होता था, समझाते हैं आपको। जो गोप है ना, वो ग्राम प्रशासन की जो इकाई होती थी उसको गोप कहते थे। और ग्राम प्रशासन की इकाई को गोप कहते हैं। अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा, उसमें वो कहते हैं कि आप ग्राम प्रशासन को यदि ज़्यादा ताकत स्वायत्ता दोगे ना तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, 200 गाँव को मिलाकर 200 गाँव को मिला के उसने करपिटिक नाम का एक संस्था बना, और 10 गांव को वो संग्रहण कहते थे। ठीक है, तो एक्चुअली जो गोप थी, इस हिसाब से जो इसका आंसर हो गया वो प्रशासनिक इकाई के प्रभारी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिल्ली सल्तनत के दौरान पत्राचार विभाग को क्या कहते थे। ठीक है, पत्राचार विभाग के बारे में पूछा गया। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो पत्राचार विभाग थे उसको दीवाने इंसा कहते थे। ठीक है, एक्चुअली जो अर्ज थे, अर्ज जो है वो सेना के विभाग को अर्ज कहते थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो कोही है, दीवाने कोही, ये कृषि विभाग को कहते थे। और ये जो रिसालत है, रिसालत जो थे वो विदेशी विभाग थे। ठीक है, और उसके बाद एक आता था बंदगान जो है वो जो बंदी होते थे उसको गुलामों के विभाग को बंदगान कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया। अर्ध जो है सेना का विभाग, कोही जो है कृषि से संबंधित, इंसा पत्राचार से, और रिसालत है वो किसी से विदेशी विभाग को देखता था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो चहलगानी थे वो किस लिए जानते हैं। चहलगामी तो 40 तुर्कों और अमीरों का ग्रुप था। एक्चुअली जो ये था ना, ये काम करते। एक्चुअली आपको याद होगा जो रजिया सुल्तान थी, जो आपको याद होगा, इसने 3 वर्ष तक शासन किया था, और इस चहलगामी को बनाने का काम जो किया था वो एक्चुअली रजिया सुल्तान का पापा जो था, फादर जो थे, उनका नाम था इल्तुतमिश, उसी ने इसको इस्टेब्लिश करा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है रक्त और लौह की नीति के बारे में बात करता है। किसने चाहते हैं। एक्चुअली रक्त और लौह की नीति बलबन की थी। अब क्यों थी हम ये समझते हैं। एक्चुअली बलबन जो है ना, इसको वास्तव में इसका एक नाम जो था वो अलगू खान भी था। ठीक है, अलगू खान। ठीक है दोस्तों, ये अलगू खान क्या कर रहा था कि ये जो अलगू खान था इसने क्या करा था, ये जो आपका दीवाने अर्ज जो था, याद कीजिए दीवाने अर्ज क्या, सैन्य विभाग कहाँ से, सल्तनत काल में, उसको फिर से ये पुनर्स्थापित किया था। और इसने रिटायर अधिकारी को पेंशन देना शुरू किया था। ठीक है, जो रिटायर थे। पर इसका ये जो गंगा यमुना का जो द्वाब है ना, गंगा यमुना का द्वाब। ठीक है, और
ये और वहीं पे जो राजपूत जमींदार थे तथा जो विद्रोही लोग थे और जो किसान विद्रोही थे, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अब यही पूछता रक्त और लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी, तो आपको इसका जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह अपने सैनिक को संपूर्ण वेतन नगद देने वाला प्रथम सुल्तान था। उसने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की, जिसे दाग प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसका आंसर जो है ना 57 का, वो पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही है, तो इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा सी। ठीक है, दोनों एक्चुअली इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 पर गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और ये जलालुद्दीन की हत्या करके बैठा था। जो मंगोल आक्रमण का बहुत खतरा था, उसको रोकने के लिए इसने बहुत बड़े सैन्य की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, तो और इसी सैन्य व्यवस्था में इसने क्या करा, नगद भुगतान की प्रणाली शुरू की, जिसे पहली बार शुरू करा। ठीक है, इसने 3 प्रकार के बाजार बनाते, एक अनाज के लिए जिसको मंडी बोलते हैं, और एक वस्त्र के लिए सराय, और घोड़े को ये सेल। ठीक है, और इसने दाग प्रथा की भी शुरुआत करी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ये इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को रोमा कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो रोमा है वो आपका इसको पाल डायनेस्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझते हैं इसके बारे में। एक्चुअली जो रोमा है, पाल डायनेस्टी की जो स्थापना है वो गोपाल ने करी थी 750 एडी में। ठीक है, कितना में, 750 एडी में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि इसकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी, संस्कृत थी और पाली थी। ठीक है, पाल का अर्थ ही होता है, पाल जो है इस शब्द का अर्थ होता है संरक्षक। ठीक है, पाल का अर्थ क्या होता है, संरक्षक। और ये जो पाल थे ना, ये महायान के संरक्षक थे, यानी जो बौद्धयान का महायान होता है इसने। इसी के समय पे सुलेमान ने यात्रा भी की थी, और ये महाविहार, चैत्य, किला, स्तूप, इस सब का निर्माण कराया था। इसके राज्य को रोमा कहा जाता है। ठीक है, इसी के राज्य को क्या कहता है, रोमा। देखिए संरक्षक जैसा कुछ। ठीक है, रोमा का मतलब संरक्षक जैसा ही कुछ होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिला के अनुयायी थे। अब सारा चिश्ती सिलसिला के बारे में समझते हैं। एक्चुअली चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना है वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने करी थी। ठीक है, ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ये अस्तित्व के एकता का सिद्धांत नहीं है, अस्तित्व के एकता का सिद्धांत। इनका मानना था शुरू से ही कि जो आपकी भौतिक वस्तुएं हैं वो आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई खास बाधा बनती नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ईश्वर के नाम को बोलकर और मौन रहकर दोनों तरीके से उच्चारण करने का अधिकार दिया। इनके 2 शिष्य हुए बहुत फेमस, एक का नाम था बख्तियार काकी और एक का नाम था फरीदुद्दीन गंज वे शक्कर। ठीक है, और ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया। चिश्ती सिलसिला के थे कौन, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 59। ठीक है, हाँ, एक्चुअली 60 नंबर सवाल को ध्यान से देखते हैं। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूच के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। ठीक है, कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार, कृषि, समृद्धि संसाधन पे था, जो ये सही उत्तर चुना था। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। इसलिए इसका आंसर सही है। ठीक है, PPR, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ने मिलके जो है ये कन्नौज पे नियंत्रण किया। क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो कन्नौज है ना वो बहुत समृद्ध क्षेत्र था, और ये गंगा यमुना द्वाब के ऊपर का क्षेत्र था और थोड़ा बहुत बीच का क्षेत्र। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 61 नंबर सवाल देखते हैं। शंकराचार्य के बारे में पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो A नंबर। क्यों, कौन सा सही नहीं है, एक्चुअली जो श्रृंगड़ी है ना, जो आपका श्रृंगड़ी था ये एक मठ था। ठीक है, मठ जो था, श्रृंगड़ी जो था वो एक मठ था। ठीक है, और इसके स्थापना जो शंकराचार्य ने करी थी ये एक अद्वैत मठ था। ठीक है, ये 788 AD में थे, केरल में पैदा हुआ था। ठीक है, अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था
और ये व्यक्तिगत आत्मा को ही सर्वोच्चता मानते थे और व्यक्तिगत आत्मा से ऊपर ब्रह्म को मानते थे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा शब्द जिम्मी के बारे में समझते? चलिए, ये जिम्मी है ना आपका। जिम्मी क्या था ना, जो जिम्मी था वो संरक्षित लोगों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द था। ठीक है, और ये मुस्लिम शासन को स्वीकार करते थे। जिम्मी जो थे वो मुस्लिम शासन को स्वीकार करते थे और जजिया जो कर होता है टैक्स उसको देते थे। ठीक है, तो ये जिम्मी के बारे में ये है। और ये सैन्य सेवा के और ये जिम्मी था ना, ये टैक्स था, ये आपको सैन्य सेवा के बदले में दिए जाने वाला टैक्स था। ठीक है, और ब्राह्मण को इससे छूट दी थी। ठीक है, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में मतलब उसके कुरान में वगैरह नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके बारे में उसके धार्मिक काल में, लेकिन जिम्मी से ब्राह्मण को छूट थी। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो आपको मेरे जिम्मी के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हाँ सीरियस में सवाल देखते हैं, कौन किस जगह पे शासन करते इस बारे में? ठीक है, तो एक्चुअली बराड़ का क्षेत्र था ना आपका। ठीक है, बराड़ के बारे में समझते हैं। बराड़ जो है वो इमाद शाही जो थे ये चला रहे थे। ठीक है, बराड़ का क्षेत्र इमाद शाही वंश के हाथ में था। बीजापुर जो था वो आदिल शाही के हाथों में था। ठीक है, उसके बाद अहमदनगर का जो शासन था, अहमदनगर का जो शासन था वो निजाम शाही के हाथों में था। अहमदनगर निजाम शाही का, और गोलकुंडा कुतुबुद्दीन शाही के। इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा 63 का, वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 64 नंबर सवाल देखते हैं। चोल साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। पहला सवाल स्टेटमेंट स्विच कह रहा है कि जो आपका राजा राज चोल राज के संस्थापक थे, और दूसरा राजा करिकिल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? बी, यानी केवल 2 सही है। एक्चुअली चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा ठीक से समझते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो आपका चोल साम्राज्य ना चोल डायनेस्टी है, ये तमिलनाडु और इसके मध्य उत्तरी भाग में करते हैं। एक्चुअली चोल साम्राज्य का संस्थापक थे वो विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। और ये जो आपके विजयालय थे ना, ये पल्लव डायनेस्टी के पल्लवों के सामंत हुआ करते। सामंत मतलब उनके लिए टैक्स वगैरह या किसी खास एरिया पे शासन करते थे। ठीक, और इनका शासन का मुख्य क्षेत्र जो था कावेरी डेल्टा था, जिस कावेरी डेल्टा को चोल मंडलम कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक, और इसकी राजधानी जो थी वो उरयूर थी। ठीक है, उरयूर थे, इसकी राजधानी उरयूर थी। और इनका जो है एक बंदरगाह बहुत फेमस है, पुहार बंदरगाह। ठीक है, और राजा जो करिकाल है, इसी ने पुहार शहर की स्थापना की थी और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। ठीक है, तो आंसर इस हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक सवाल है 65 नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल है। पंपा पेन्ना और रन्ना के बारे में पूछा गया। पंपा पेन्ना और रन्ना थे। ये पंपा पेन्ना रन्ना जो थे ना, ये जो थे ये एक कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न इनको कहा जाता है। ठीक है, इन कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न कहा जाता है, और ये जैन धर्म से प्रभावित थे। ठीक है, ये क्या थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए 66 नंबर सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के काल में एकता के धारक को क्या कहा जाता था? एक्चुअली जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था ना, उस समय एकता के धारक को मुक्ति कहा था। ठीक है, क्या कहा था? मुक्ति। एक्चुअली जो एकता जो प्रणाली थी ना, इसका मतलब ये था कि आपको सैन्य सेवा के बदले जो था कुछ जमीन दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको उसी से और जो जमीन था उसी को एकता धारक कहा जाता था। ठीक है,
ज़मीन को, और जो ज़मीन को लेने वाले थे, ठीक है, या उनको मुक्ति भी कहा था, ठीक है। और ये क्षेत्र में जाकर और बाद में यही क्षेत्र, यही इक्ता जो आगे चल के सूबा या प्रांत में तब्दील हो गया था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे, कौन सा किताबुल हिंद के लेखक है? जो किताबुल उल हिंद है उसके जो लेखक है वो है ये अल-बरूनी, ठीक है। और ये 80 अध्याय में बटा हुआ है किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम अफगान वंश कौन सा था? तो एक्चुअली जो भारत का प्रथम अफगान वंश था वो लोदी वंश था। कौन सा था? लोदी। और दूसरा जो था वो शेर शाह सूरी का वो सूरी वंश था, ठीक है। तो प्रथम जो था वो लोदी वंश और दूसरा सूरी वंश, ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर का सूरी वंश था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो आपका है वो आपका 1100, हाँ 1100 जो है 91 में लड़ा गया था, ठीक है। और एक्चुअली ये जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था इस युद्ध में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध की तुलुगामी प्रणाली की शुरुआत की थी? तुलुगामी प्रणाली जो बाबर ने शुरुआत की, एक्चुअली ये ईरान से सीख के आया था। और तुलुगामी प्रणाली में क्या होता था कि इसे सेना को 3 भागों में बांट देता था, ये ऐसे ऐसे, और एक सेना मिडिल में रहती थी, ठीक है। और ये सेना आगे बढ़ते थे और ये सेना भी आगे बढ़ती थी, बीच में सेना थी, यहाँ पे हाथी घुड़सवार वगैरह था, इसलिए ईरान से सीख के आया था ये। और काफ़ी अच्छा ये बहुत सारे युद्ध पे जीता था इसके नाम पे, किसने? बाबर ने। आइए आगे देखते हैं। 71 नंबर सवाल जो आपका कह रहा है वो कह रहा है मुगल स्थापत्य निम्नलिखित में विचार करिए। पहला, अकबर के बहते पानी और फव्वारे के साथ उद्यान निर्माण और 4 बाग शहरी स्थापत्य की शुरुआत की। राम बाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक 4 बाग शहरी निर्मित किया गया था, ठीक है। तो ये इसका जो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसमें। एक्चुअली जो अकबर ने नहीं बल्कि 4 बाग शैली की शुरुआत जो है बाबर ने करी थी, ठीक है। मुझे आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए, इस कुछ मस्जिद वगैरह के बारे में बताया गया, ठीक है। ये जो जमाली मस्जिद है, जमाली मस्जिद ये हुमायूं का, ठीक है। और हाँ जमाली मस्जिद हुमायूं का। कबीला बाग जो है आपका, काबुली बाग जो है बाबर का, ठीक है। और मरियन उज जमानी जो ये नाम है आपका, ये अकबर का स्थापत्य। और परी महल जो है ये दारा सिकों का, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी? ये जो फरीद खान जो है इसके बारे में समझते हैं। इसको जो फरीद खान शेर खान को बहार खान लुहानी ने इसको ये उपाधि दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरिगोविंद सिंह ग्वालियर किले में कैद रखा था, ठीक है। तो ये जो 74 का आंसर जो है वो भी जहांगीर, ठीक है। एक्चुअली हरिगोविंद सिंह ही जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिख का सैन्यकरण किया था, ठीक है। और ये शक्तिशाली सेना बनाई थी और पहले सिख शहीद थे, ठीक है। इनकी याद में ना दीपावली से एक दिन बाद जो है बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है सिख धर्म के संबंध में कदमों पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने अकबर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए 75 नंबर सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों में से दोनों गलत है, क्यों समझते हैं। गुरु तेग बहादुर जो है और ये जो गुरु तेग बहादुर है इन्होंने आनंदपुरी साहिब की स्थापना की थी। और खालसा नामक योद्धा का समुदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। आगे समझते हैं फिर से। और गुरु नानक देव थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी
और ये जो लंकट प्रथा होती है इसकी शुरुआत करती है। और ये बाबर के समकालीन थे, ना कि अकबर के। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हम जनामा का वर्णन करता है। ठीक है, हम जनामा का वर्णन कौन सा करता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम जनामा का जो है वो शाहजहाँ की एक पुस्तक से और ये एक सचित्र कहानियों का संग्रह करता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें थोड़ा मैचिंग करने वाला सवाल है 77 और ये पूछा है जयमल। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा कुल मिला के सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध द्वैतवाद का जो दर्शन है वो वल्लभाचार्य का है। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद का दर्शन किसका है, वल्लभाचार्य का। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में समझते हैं। ठीक है, किस नंबर नील कथनों पर विचार करना। ठीक है, मनसबदार का नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी के सिफारिश पे किया जाती है, बिल्कुल सही है। मनसबदार का राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरदारी पर प्रशासन करने का अधिकार था। एक्चुअली अपनी जागीरदारी पर ये प्रशासन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो जो 79 हो जाएगा इस हिसाब से इसका आंसर केवल ये जाएगा। एक्चुअली ये केवल राजस्व डिक्लेयर कर सकते थे और शासन नहीं चला सकते थे। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि ये बाबर ही था। कब, चौसा के युद्ध जीतने के बाद। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल ये कहता है कि जो आपका मुगल शासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। जो लंबी दूरी पे उनको सेठ और बोहरा कहा जाता था। और चेट्टी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। कौन, चेट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी। दोनों का दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, सही है दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, चेट्टी कहते थे उनको। और इधर आइए, निम्नलिखित किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्षनाथ था। तो ये जो था ये शीर्ष वाला था ए नंबर सारनाथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार को रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान कराया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। सातवाहन वंश के बारे में समझते हैं। सातवाहन वंश में विचार करना कौन सा कथन सही है। देखना, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, सही बात है। प्रतिष्ठान पाटन और एक अमरावती भी थी। गौतमीपुत्र सप्तकर्णी था राजवंश का संस्थापक था, नहीं गलत है। एक्चुअली इस वंश का जो संस्थापक था ना वो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी नहीं था, बल्कि कौन था, इसका गौतमी संस्थापक एक राजा का नाम था, लेकिन इसका संस्थापक था वो गौतमीपुत्र सप्तकर्णी नहीं था। ठीक है, इसका संस्थापक था उसका नाम था सीमुख। ठीक है, क्या नाम था, सीमुख। चचनामा के लेखक जो है कौन है, 85 नंबर के आंसर थे। ये चचनामा है, इसके लेखक हैं हाँ 85 का आंसर ए, मोहम्मद अली खूफी। ठीक है, ये चचनामा के लेखक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसका आंसर समझ में आ गया। अगला निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहारों से संबंधित है। यह कशफ उल महजूब। ठीक है, इस विचार समझ। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा काफ़ी। ठीक है, और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।